चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि दो डिफरेंट वायर्स हैं जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक का है अल्फा 1 और दूसरे का है अल्फा 2। इनकी जो लेंथ है वो भी अलग अलग दी हुई है। इसकी लेंथ है L1 के बराबर और दूसरी रॉड की लेंथ है L2 के बराबर। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों रॉड का इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होगा। लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो इस बात का मतलब है क्या कि इक्विवेलेंट थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट आपको चाहिए। तो इसका मतलब यह है यदि मैं इस कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाता हूं, मैं इस कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाता हूं और मैं इस एक कंप्लीट रॉड का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाता हूं, तो दोनों में जो लेंथ का जो एक्सपेंशन है, यानी लेंथ जितनी बढ़ेगी इसमें उतनी ही लेंथ बढ़नी चाहिए इसमें। ये इस बात का मतलब है कि इसका अल्फा कितना होना चाहिए, इसका अल्फा इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए जिससे इसका जो लेंथ में इंक्रीमेंट है और इसका लेंथ में इंक्रीमेंट है वो एक समान हो। तब ये इस बात का मतलब है इक्विवेलेंट थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का इक्विवेलेंट। तो हम यहां देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L1 डैश प्लस L2 डैश के बराबर, और ये लेंथ कितनी हो जानी चाहिए L1 प्लस L2, मान लीजिए इस लेंथ को मान लीजिए कह देता हूं मैं स्मॉल l के बराबर, तो ये हो जाना चाहिए L डैश के बराबर हो जानी चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, नई लेंथ का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। इसकी लेंथ में लिख सकता हूं नई वाली कितनी हो जाएगी L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 2 डेल्टा टी, और L डैश में लिख सकता हूं इसकी जो इनिशियल लेंथ है L1 प्लस L2 इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी। ये मैं रिलेशन यहां पे लिख सकता हूं और आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी। आप कहोगे सर डेल्टा टी तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, डेल्टा टी कट जाएगा, ठीक है। तो आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि एक मेटल वायर का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से उनकी लेंथ में परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है 0.02%, तो इनकी मास डेंसिटी में कितना परसेंट चेंज होगा। तो यहां देखिए एक वायर होता है, वायर है ये, इसका कुछ लेंथ है, इसको जब हम हीट करेंगे टेम्परेचर T पर है, टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी पर इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाने वाली है। लेंथ के साथ साथ इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक बात। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। डेल्टा L हम जानते हैं कितना होता है L अल्फा डेल्टा T, L होता है L इंटू 100। मैं लिख सकता हूं इस बात को। यहां पे मैंने सिंपली क्या किया है कि डेल्टा L की जगह मैंने लिख दिया है ये थर्मल एक्सपेंशन की इक्वेशन होती है, लीनियर एक्सपेंशन की इक्वेशन होती है। तो यहां से आप देखिए बेटा ये जो वैल्यू है आपको दी हुई है 0.02%। सो 0.02 इज इक्वल टू L से L चला गया, यहां लिख जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी दिया है आपको कितना 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर इंटू 100। तो यहां से आप अल्फा निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, अल्फा यहां से निकल जाएगा। अच्छा, अब अल्फा के साथ साथ हम निकाल सकते हैं गामा। गामा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वो होता है 3 अल्फा के बराबर, ये हम जानते हैं। y इज इक्वल टू 3 अल्फा। बीटा की बात करें एरियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट वो 2 अल्फा के बराबर होता है। तो ये आपको याद है इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा v बाय वी इंटू 100, इसका मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज व्हाट, दिस इज परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। इसको मैं लिख सकता हूं गामा इनिशियल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय वी इंटू 100। वी से गया वी तो आपको मिल जाता है गामा डेल्टा टी इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अब हमें क्या मिलता है, देखो बेटा हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैं इसमें एरर वाला रिलेशन यदि इस्तेमाल करूं तो आपको यहां पे मिलेगा डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100
प्लस डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। क्योंकि मास में कोई चेंज आ नहीं सकता है, मास एक्सपेंड नहीं होता है, मास वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, मास नहीं बढ़ जाएगा गर्म करने से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो आप मैं कह सकता हूं कि परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो जो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम यहां से आपको मिलेगा वही आपका आंसर होगा परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी का। ठीक है, कैलकुलेशन आराम से कीजिए, जो 10 की पावर है उनको अच्छे से हैंडल कीजिए। आपको परेशानी होती है तो आप 10 की पावर में उनको लिखें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, फिर उनको फाइनली सॉल्व करें। ठीक है, गलती बहुत होती है पावर में कि 10 की पावर 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, माइनस कर दिया, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि एक स्टील की रेल है जिसका लेंथ इतना है, एरिया इतना है और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है इतना, फोर्स डेवलप बताना है। तो ये थर्मल स्ट्रेस में आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, मैंने नहीं बट आपको पता है कि थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें आप जानते हैं कि F इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल, ये क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, इक्वेशन नंबर 1। और डेल्टा एल को मैं लिख सकता हूं, मैं एल अल्फा डेल्टा टी। तो इन दोनों इक्वेशंस को यदि आप सॉल्व कर लेंगे ये यंग्स मॉडुलस की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक, और ये आपको लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ाया है। तो आपको मिलेगा एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल को लिखूंगा मैं एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये कितना है, यंग्स मॉडुलस के बराबर, एल से मर गया एल, तो एफ की वैल्यू मिलती है आपको ए वाई अल्फा डेल्टा टी। सारी चीजें दी हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा, कितना फोर्स लगा होगा इस रेल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। इसमें दिया है कि एक आपके पास थर्मोमीटर है और जिसमें एक आपको रैंडम कोई स्केल दिया हुआ है और आपको बताना है कि इतने केल्विन पर उस स्केल की रीडिंग कितनी होगी। इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि टेम्परेचर एट एनी स्केल, किसी भी स्केल पर आप टेम्परेचर देखिए, कोई भी टेम्परेचर, कोई रैंडम टेम्परेचर T माइनस उसका जो सबसे लोअर पॉइंट है, वो यहां पे हम लिखेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं उसका आइस पॉइंट, कह सकते हैं उसको आइस पॉइंट, डिवाइडेड बाय जो आपका स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये जो है ये कांस्टेंट रहता है। सारे जो जितने भी स्केल्स हैं उनके लिए ये कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। तो हम दोनों के लिए ये इक्वेशन लगा सकते हैं कि हम जो ये हमारे पास रैंडम स्केल है इसका टेम्परेचर मान लिया T है, माइनस इसका आइस पॉइंट कितना है, आइस पॉइंट दिया है इसका -160, तो मैं लिखूंगा -160 डिवाइडेड बाय इसका जो अपर पॉइंट है, स्टीम पॉइंट कितना है -50, और यहां लिखूंगा -160। और ये वैल्यू क्या होगी, ये केल्विन स्केल के लिए भी वैलिड होगी। तो केल्विन स्केल पर टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है 340 केल्विन के बारे में बताना है। 340 माइनस इस केल्विन स्केल के लिए आइस पॉइंट कितना है 273 डिवाइडेड बाय केल्विन स्केल के लिए स्टीम पॉइंट कितना है 373 माइनस इसके लिए 273 आइस पॉइंट। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपको T की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि एक रॉड है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, इस इंटरफेस का टेम्परेचर आपको बताना है स्टेडी स्टेट पर। तो स्टेडी स्टेट पर हमें निकालना है इंटरफेस का टेम्परेचर। आसान सवाल है, देखिए ये रॉड है इस तरीके से, मैंने मान लिया कि टेम्परेचर इंटरफेस का है T के बराबर, यहां का टेम्परेचर है T1 के बराबर और यहां का टेम्परेचर है T2 के बराबर। इसकी जो लेंथ है वो L1 है, इसकी लेंथ है L2, K1 K2 दिए हुए हैं। अब हम जानते हैं कि जब स्टेडी स्टेट अचीव करता है सिस्टम तो उसमें फ्लो होने वाला जो हीट करंट है dQ/dt की जो वैल्यू है, हीट का जो फ्लो रेट है dQ/dt जूल पर सेकेंड, कैलोरी पर सेकेंड, वो हर एक रीजन से
कांस्टेंट फ्लो होता है, हर एक रीजन से कांस्टेंट वैल्यू ऑफ हीट करंट फ्लो होती है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ हीट करंट फ्लो होती है। तो जितना हीट करंट यहां से जाएगा उतना ही हीट करंट यहां से जाएगा, चाहे उसका शेप, एरिया, लेंथ कैसा भी हो, उसका जो हीट करंट फ्लो होगा स्टेडी स्टेट में वो एक समान होने वाला है। ये बात बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे मान लीजिए आपके पास रेजिस्टर्स लगे हैं, मान लीजिए ये 10,000 ओम है और यहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टर है, तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे जो करंट यदि I फ्लो होता है तो इस रेजिस्टर से भी I करंट फ्लो होगा, इस रेजिस्टर से भी I करंट फ्लो होगा, चाहे इनका एरिया, लेंथ, रेजिस्टिविटी कैसी भी हो, ये यदि सीरीज में जुड़े हैं तो इनमें सेम करंट फ्लो होगा। तो बिल्कुल सेम बात यहाँ पे हमने कही है। तो करंट बराबर करंट मुझे करना है, इसमें करंट जो है इसमें करंट जो है वो बराबर करना है। अब करंट, हीट करंट जो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि के ए डेल्टा टी बाय एल, ये फॉर्मूला होता है रॉड के लिए। एक रॉड है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, उसके लिए हीट करंट का फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी बाय एल। तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है K1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा माइनस कम, तो ये बन जाएगा आपके पास T1 माइनस टी डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है L1 के बराबर, इज इक्वल टू करंट इन दिस, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, इसका एरिया A, ज्यादा माइनस कम टेम्परेचर, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे T माइनस T2 डिवाइडेड बाय L2। दोनों इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि इंटरफेस पर टेम्परेचर कितना है। ठीक है, आगे इसके बाद क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हीट रेट के बारे में पूछा गया है, कितना होगा और वो किस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि पहले एक चर्चा करें इस पे कि हीट जो है वो किस तरीके से फ्लो हो रही होगी। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि रेडियल डायरेक्शन में हीट निकल रही होगी, यदि ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर से ज्यादा है तो इस तरीके से इन ऑल डायरेक्शन हीट मस्ट बी फ्लोइंग फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर, इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर की तरफ हीट फ्लो हो रही होगी। अब किसी डिस्टेंस x पर मैं एक एलिमेंट लेता हूं, डिस्टेंस x पर मैंने एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट का शेप जो है वो स्फेरिकल मैंने लिया, सिमेट्री से देख सकते हैं कि स्फेरिकल शेप का मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसका विड्थ जो है मैंने मान लिया dx के बराबर है। ये पूरा स्फीयर है, मैंने कंप्लीट नहीं किया है। तो इस छोटे से पार्ट के लिए, इस छोटा सा जो स्फीयर है, छोटा सा जो शेल है मैं कहूं, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको मिलेगा। तो ये एक छोटा सा शेल है बेटा, दिस, इसका थिकनेस जो है वो dx के बराबर है और इसमें जो हीट है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है। इस छोटे से पार्ट से हीट जो है वो फ्लो हो रही है, ये 3 डायमेंशन में है, 3D में है ये स्फीयर। सो इन ऑल 3 डायमेंशन इसकी थिकनेस में होके हीट जो है वो पार निकल रही है। तो मैं इस छोटे से पार्ट के लिए हीट करंट लिख सकता हूं, छोटे से पार्ट के लिए हीट करंट लिख सकता हूं, H इज इक्वल्स टू K इंटू A, इसका एरिया, जिस एरिया से हीट पास हो रही है, जिस एरिया से हीट पास हो रही है, तो इसके पूरे सरफेस जो है उसमें से हीट पास हो रही है। तो मैं 4 पाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dt बाई डी एक्स, dt इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस मैंने मान लिया dt के बराबर, इसका थिकनेस मैंने मान लिया dx के बराबर, ये मैंने हीट रेट लिख दिया यहाँ पे। अब हम बात करें स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट में हर एक पार्ट से जो करंट निकलता है वो एक समान होता है। तो चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे इसमें इसकी बात करूं, हर एक छोटे छोटे सेक्शन से निकलने वाला जो करंट है वो एक समान होने वाला है। जैसे पिछले एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि 10,000 ओम और 1 ओम का रेजिस्टर है, दोनों में जो करंट है सेम पास होगा यदि वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, ये जो है वैल्यू ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इस बात का मतलब है। यहाँ पर अगले पेज पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपके पास है h, आपके पास है 4 पाई एक्स स्क्वायर, आपके पास k इंटू डी टी बाई डी एक्स। जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको एक साथ ले जाइए, दूसरी तरह की टर्म्स को एक साथ रखिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई h इंटू डी टी। तो हम देख सकते हैं कि इनिशियल जो है वो r1 रेडियस के स्फीयर पे टेम्परेचर था T1
और T2 टेम्परेचर था R2 रेडियस के स्फीयर पर। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन एक्स, माइनस को बाहर रखेंगे 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे है ये R1, यहाँ पे है R2, ये मिल जाएगा आपके पास k4 पाई अपॉन h, यहाँ मिलेगा आपको T2 माइनस T1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4 पाई k अपॉन h, और ये आपके पास है T2 माइनस T1। अब k को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मत लिख देना, k को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मत लिख देना, गलती से भी, वो चैप्टर अलग था। तो यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है किसके प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सी बात है यार, देख सकते हैं ऑप्शन में साफ साफ नजर आ रहा है कि ये h नीचे है, ये वाली क्वांटिटी नीचे जाएगी तो R1 R2 ऊपर आएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 50 से 40 और फिर पूछा जा रहा है कि 5 मिनट के बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक क्लासिक क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है रिजल्ट? इसमें होता है कि ln T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T0 इज इक्वल टू K इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे T1 क्या है, यहाँ पे ये T1 T2 ऐसे समझें कि T1 से टेम्परेचर हो जाता है T2 और बाहर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर T0 के बराबर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 के बराबर है। इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2, और इस सब का ln है, और यहाँ पे लिखा है KT। K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नहीं पता होती है। T जो है वो टाइम टेकन है, T जो है टाइम टेकन है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो भाई पहले हमें दिया है 50 से होता है 40, आउटसाइड टेम्परेचर है 20, सो 50 डिग्री सेल्सियस से होता है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ कि T1 कौन सा है? T1 है ये। T2 कौन सा है? T2 है ये। T0 कौन सा है? T0 है 20 के बराबर। तो हम यहां पे रिजल्ट लगा सकते हैं कि 300 सेकंड में ये काम होता है। सो ln ऑफ T1 माइनस TS अपॉन T2, T2 कितना है 40, माइनस TS इज इक्वल टू K इंटू 300 सेकेंड। अब कहा है क्वेश्चन में कि अब अगले 5 मिनट के बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा। अगले 5 मिनट का मतलब है कि 300 सेकंड, फिर से 300 सेकंड के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 50 से हो चुका है 40, तो 40 से मैंने मान लिया टेम्परेचर हो जाता है T, और टाइम कितना लगा है 300 सेकंड, और सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो ये रिजल्ट मैं अगेन इसके लिए लगा सकता हूं, क्या लिखूंगा? ln इनिशियल टेम्परेचर 40 माइनस T अपॉन 40 माइनस 20, सॉरी इट्स T माइनस 20 इज इक्वल टू K, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम रहेगा यदि मटेरियल सेम है, तो इनटू टाइम कितना लगा है 300 सेकंड, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस ये आपस में बराबर हैं, राइट हैंड साइड, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। ln से ln को मार देंगे, आपको मिलेगा 50 माइनस 20 अपॉन 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 माइनस 20 अपॉन T माइनस 20। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है कि A और B दोनों एंड्स के बीच में एक स्ट्रक्चर को फंसा दिया गया है। ये L/2 है, ये L/2 होगा, और ये टोटल जो बीच में है ये इसका टोटल लेंथ है 3L/2 के बराबर। आपको बताया, पूछा गया है कि P और Q के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा। अब इस सवाल को यदि हम रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दें तो काफ़ी आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना, क्योंकि हमारे पास एक ही तरीके का मटेरियल है, एक ही तरीके की रॉड है। तो मैं यहां पे मान लेता हूं, लेट्स अज्यूम द रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ की रॉड का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R के बराबर। L लेंथ की रॉड का रेजिस्टेंस मान लिया R के बराबर, तो L/2 लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया? कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। ये एक थर्मल रेजिस्टेंस है, ये L लेंथ है, तो यहां पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R के बराबर। ये L/2 लेंथ का है, तो यहां पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/2 के बराबर। ये पूरी की पूरी लेंथ जो है वो 3L/2 के बराबर है। सो L लेंथ का रेजिस्टेंस R है, तो 3L/2 का 3R/2 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो 3R/2 के बराबर होगा। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q,
तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूं, सो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, ये पोटेंशियल डिफरेंस से इसको कंपेयर कर सकते हैं, होता है I इंटू आर। तो यहां लिखेंगे थर्मल करंट H इंटू रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ये हमें सॉल्व करना है, तो ये हमें निकालना है। करंट हम निकाल सकते हैं कैसे कि इस पूरे इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। सो 120 डिग्री सेल्सियस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस होल सर्किट डिवाइडेड बाय इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इनका नाम ए बी है बेटा, ए बी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 120 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू। ये आपको मिल जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। सेम रजिस्टर वाला क्वेश्चन है, आई आर के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ड्रॉप होगा, इसका पूरे का रेजिस्टेंस इनटू करंट इसमें जो जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो हमने ये टोटल करंट निकाल दिया, कितना जाएगा इस सर्किट में, और वो हम निकाल सकते हैं इस पूरे सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट PQ। निकाल सकते हैं आसानी से। ये दोनों जो है पैरेलल में लगे हैं, और ये पैरेलल में लगे हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपको PQ का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इन दोनों के साथ सीरीज में जोड़ देंगे, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। एक लॉन्ग मेटालिक रॉड है जिसके दोनों एंड्स को टेम्परेचर डिफरेंस में एक्सपोज किया गया है, ये T1 है, ये T2 है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है। तो हम यहां पे रॉड के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, रॉड के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट हीट करंट इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी, T1 माइनस T2, या डेल्टा टी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ठीक, मैंने मान लिया कि रॉड जो है x इज इक्वल टू 0 पर है, ये जो है x इज इक्वल टू L पर है, और यहां पर कोई एक जनरल पॉइंट है जो x इज इक्वल टू x पर है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T बराबर T के बराबर है। तो यहां पे मैं लिखूंगा H इज इक्वल टू के ए, ज्यादा माइनस कम टेम्परेचर, ज्यादा माइनस कम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय x में डिफरेंस कितना है, x के बराबर। तो h की वैल्यू मिल जाएगी के ए T1 माइनस टी बाय x। आपको क्या करना है, टेम्परेचर और x के बीच में रिलेशन निकालना है। तो h x अपॉन के ए इज इक्वल टू T1 माइनस टी। सो t इज इक्वल्स टू, t को उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, माइनस h अपॉन के ए इंटू एक्स प्लस T1। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी जैसी इक्वेशन आपको मिलेगी, निगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है कि हीट गिवन टू अ बॉडी विच रेजेस इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होने वाला है थर्मल कैपेसिटी। यहां पे 1 ग्राम यदि यूनिट मास हमें दिया जाता तो हम स्पेसिफिक हीट लिखते, लेकिन यहां पे 1 ग्राम मास नहीं है, तो इसका आंसर होने वाला है थर्मल कैपेसिटी। आपने रिजल्ट पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो इसमें m इंटू एस जो होता है बेटा, यही होता है थर्मल कैपेसिटी। m इंटू एस इज थर्मल कैपेसिटी, एज इज स्पेसिफिक हीट। तो हमसे यदि मास के बारे में नहीं दिया है कि स्पेसिफिक मास की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम मास की बात कर रहे हैं, तब तक हम आंसर देंगे थर्मल कैपेसिटी ms के बराबर है। ठीक, यदि यूनिट पर यूनिट ग्राम के बारे में बात करते, यूनिट मास की बात करते, तो हम इसका आंसर लिखते स्पेसिफिक हीट। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 2 स्फीयर हैं जिनके रेडियस अलग अलग हैं, टेम्परेचर अलग अलग हैं, तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड आपसे पूछा गया है रेशियो कितना होगा। तो ये आप जानते हैं कि जो पावर होती है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, पावर उसका फॉर्मूला होता है EA सिग्मा T रेज टू द पावर 4, EA सिग्मा T रेज टू द पावर 4। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस पावर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू T रेज टू द पावर 4 फॉर दीज टू स्फीयर्स। तो यहां पे E जो है वो सेम है, सेम मटेरियल के बने हैं, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट ही है। तो आपके पास सरफेस एरिया इनटू टेम्परेचर इन केल्विन का पावर 4 ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा पावर। सो P1 बाय P2 इज इक्वल टू, एरिया लिख सकता हूं 4 पाई 1 का स्क्वायर इनटू इसका टेम्परेचर है 4000 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 4 रेज टू दी पावर 2 इंटू 2000 रेज टू दी पावर 4। सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है कि एक मेटल का पीस है जिसको हीट किया जाता है टेम्परेचर थीटा तक और उसको कूल करने के लिए रख दिया जाता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट है, तो उसके टेम्परेचर का वेरिएशन टाइम के साथ आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ सही होगा। तो आप यहां देखिए बेटा कि आपके पास इक्वेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, ln ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, मैंने मान लिया इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1 के बराबर है, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग थीटा नॉट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T2, फाइनल टेम्परेचर कितना हो चुका है वही उसी का वेरिएशन देखना है। तो मैंने मान लिया किसी टाइम T पर टेम्परेचर हो चुका है थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। T2 माइनस टी नॉट, T1 माइनस टी नॉट अपॉन T2 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू K इंटू टाइम टी। अब हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके निकालनी है थीटा टी और टी के बीच में रिलेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको आप पलट दीजिए तो आपको मिलेगा थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू, ये माइनस बन जाएगा, माइनस के टी बन जाएगा, ये आपके पास रहेगा ln ऑफ दिस होल थिंग। अब ln को हटाएंगे तो पावर e की बन जाएगा वो राइट हैंड साइड। सो थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी। थीटा नॉट को इधर ले जाएंगे, आपको मिलेगा थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी प्लस थीटा नॉट। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, थीटा 1 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर है, थीटा नॉट जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। इन दोनों का डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलने वाली है, दिस विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू इनटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी, ई रेज टू द पावर माइनस के टी, ये और ये जो है ये एक कांस्टेंट है। फिर से इन कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है पॉजिटिव है। ये आपके पास y एक्सिस पर ये प्लॉट करना है, x एक्सिस पर t प्लॉट करना है। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं हो गई है कि y इज इक्वल्स टू k1 ई रेज टू द पावर माइनस x प्लस k2, इस तरीके की जो इक्वेशन है आपको मिल चुकी है। ये आप ग्राफ बना सकते हैं। तो यदि मैं y इज इक्वल्स टू k ई रेज टू द पावर माइनस x का ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ आपको मिलने वाला है इस तरीके से, लाइक दिस। और यदि मैं इसमें कोई चीज ऐड कर देता हूं, कोई कांस्टेंट ऐड कर देता हूं, तो y इज इक्वल्स टू k1 ई रेज टू द पावर माइनस x प्लस k2 यदि मैं ऐड कर दूंगा तो ग्राफ जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, और ये शिफ्टिंग जो है ये शिफ्टिंग होने वाली है k2 के बराबर। तो समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट दिख रहा है? सी ऑप्शन टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है कि एक लिक्विड है, उसका टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको t के साथ कंपेयर करना है। बेसिकली लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट का ग्राफ बनाना है t के साथ। तो अगेन वही आपके पास फॉर्मूला यूज करना है। तो ये ln ऑफ इनिशियल टेम्परेचर मैंने मान लिया थीटा 1 के बराबर, सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट, किसी टाइम t पर टेम्परेचर थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट इज इक्वल टू के टी के बराबर। इसको ln m बाय n होता है, ln m माइनस ln n। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ln m बाय n इज इक्वल टू ln m माइनस ln n। तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो m मान लीजिए, डिनोमिनेटर जो है उसको n मान लीजिए। तो आपको यहां से मिलने वाला है ln थीटा 1 माइनस थीटा नॉट माइनस ऑफ ln थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू के टी। अब भाई सॉल्व कर लेना, आपको एक इक्वेशन मिलेगी स्ट्रेट लाइन की विद नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि गैस जो है उसको ए से बी ले जाया जाता है। एक प्रोसेस है ACB और दूसरा प्रोसेस है ADB। दोनों प्रोसेसेस में अलग अलग हीट और का ट्रांजैक्शन होता है और अलग अलग वर्क डन भी वहां पर होते हैं। तो हमें बताना यह है कि दूसरे पाथ में ADB में कि हीट कितना फ्लो होता है। तो हम एक बात ये जानते हैं कि A और B, यदि इंटरनल एनर्जी B पॉइंट पर UB के बराबर है, A पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी UA के बराबर है, तो इंटरनल एनर्जीज का डिफरेंस जो है UB माइनस UA डेल्टा U, वो क्या है बेटा? एक स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल है यानी कि वो स्टेट पर डिपेंड करता है, ना कि पाथ की चॉइस पर डिपेंड करता है।
तो ए से चाहे सी के रास्ते जाएं, ए से बी चाहे डी के रास्ते जाएं, डेल्टा यू जो है वो दोनों प्रोसेसेस में सेम रहने वाला है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्रोसेस ए सी बी में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल करें तो आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और प्रोसेस की बात करूं ए डी बी तो आपको फिर से वही इक्वेशन मिलेगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। दोनों में डेल्टा यू की वैल्यू जो है एक समान है, बिकॉज डेल्टा यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो इस पाथ से जाएं चाहे इस पाथ से जाएं। तो इन दोनों से मैं लिख सकता हूं दैट Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। इस प्रोसेस का Q माइनस डब्ल्यू, इस प्रोसेस का Q माइनस डब्ल्यू आपस में बराबर है। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें, जो हीट सिस्टम को दी जाएगी पॉजिटिव, वर्क डन जो सिस्टम करेगा वो पॉजिटिव। हीट हमने दिया है कितना, 30 जूल, वर्क किया है 60 जूल हीट हमने दिया है, सिस्टम के अंदर जाती है 60 जूल, तो प्लस 60 यहां लिखेंगे, माइनस वर्क डन किया है सिस्टम ने, यानी कि पॉजिटिव वर्क डन है 30 जूल, तो माइनस 30 ये आप लिखेंगे इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। सेकेंड वाले प्रोसेस में हीट हमें निकालना ही है, और सेकेंड वाले प्रोसेस में जो वर्क डन किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल, सो माइनस 10 यहां पे कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 30 प्लस 10 40, आपको आंसर मिल जाएगा Q इज इक्वल टू 40 जूल। इस सिस्टम के अंदर हमने हीट सप्लाई करी है रास्ता ADB में। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 200 ग्राम वाटर है, टेम्परेचर बढ़ाया है इतने से इतना, इग्नोरिंग द स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ द वाटर, यानी वाटर का वॉल्यूम चेंज जीरो मानना है। वाह मजा आ गया, वाटर का वॉल्यूम चेंज यदि जीरो है तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है विल बी इक्वल टू जीरो। तो यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट करने की वजह से मैं कह सकता हूं वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। आप यहां पे सिंपल लगा सकते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू वाला रिलेशन लगा सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लोट लगा सकते हैं। सो Q हाँ हमें नहीं पता, डेल्टा यू हमें निकालना ही है प्लस जीरो, तो डेल्टा यू बन जाएगा Q के बराबर, और Q होता है m एच डेल्टा टी के बराबर। यूनिट्स का सही इस्तेमाल करें, मास दिया है 200 ग्राम, सो 200 अपॉन 1000 इंटू S स्पेसिफिक हीट दैट इज 4184 इंटू डेल्टा टी 60 माइनस 40 इज 20 केल्विन में लिखूं, डिग्री सेल्सियस में लिखूं, आंसर एक ही आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको डेल्टा यू की वैल्यू मिल जाने वाली है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं।